हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका ग्रेड प्लस एकेडमी पर। चलिए, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उससे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और बेसिकली इसमें आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को लेकर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है आज का, वो क्या कह रहा है अधिकांश स्तनधारियों में वृषण अंडकोश की थैली में स्थित होते हैं। इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन सैक्रल स्क्रॉटल सैक फॉर। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है मोर स्पेस टू विसरल ऑर्गन, स्पर्मेटोजेनेसिस, सेक्स डिफरेंशिएशन, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ किडनी। क्वेश्चन पहले समझना है। कह रहा है कि ज्यादातर स्तनधारियों में जो वृषण होते हैं वो कहाँ होते हैं? अंडकोश की थैली में स्थित होते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन है आंत के अंगों के लिए अत्यधिक स्थान मिल जाए इसलिए अंडकोश की थैली में होता है, या स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब सुख जनन के लिए होता है, या लिंग भेद के लिए होता है, या किडनी का स्वतंत्र कार्य करना, किडनी अच्छे से काम कर पाए इसलिए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सही आंसर आप लगाएंगे। देखिए, जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का बनना ही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। हाँ जी, स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। हाँ जी, हाँ, स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है? तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस बच्चा होता है टेस्टिस में। ये कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। और टेस्टिस जो होती है वो एब्डोमिनल, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ठीक है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब आपको बता दें, ये अगर हम यहां से बात करें, ठीक है, ऊपर से, इतने ऊपर से बात करें तो ये थोरेक्स हो जाता है। उसके अगर नीचे बात करें तो एब्डोमेन हो जाता है। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, मतलब आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। तो एक नया क्वेश्चन बनता है कि टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों रखते हैं? टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों रखते हैं, जबकि हर एक आर्गन जो होता है वो सब हमारे एब्डोमेन में होता है या थोरेक्स में होता है। एक टेस्टिस ही ऐसा आर्गन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म, टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म। और स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी से थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी के बराबर टेम्परेचर टेस्टिस का होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, मतलब स्पर्म नहीं बन पाएंगे। हाँ जी, मतलब स्पर्म नहीं बन पाएंगे। और अगर स्पर्म नहीं बन पाएंगे तो मेल फिर स्टेराइल हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, कि बिना स्पर्म के कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज है। और जो टेस्टिस होता है इसका टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो होता है, कम होता है। ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हमारी नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर से कम होता है। इसलिए टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है ताकि आसानी से स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए। ये आप में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और पूछा गया भी है, इस तरह कई क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन अलग से बन जाता है कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होता है और उसका टेम्परेचर कितना होता है, किस लिए होता है। तो यहाँ आप लोगों ने समझा कि मोस्ट ऑफ मैमल, इन मोस्ट मैमल्स द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रॉटल सैक फॉर। जो टेस्टिस होते हैं वो लोकेटेड होते हैं स्क्रॉटल सैक में। क्यों? क्यों?
क्योंकि वहां पे क्या होता है बच्चा, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। वहां पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि शुक्राणु जनन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, थर्ड वन क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं भाई। हाँ जी, थर्ड वन, एक स्ट्रक्चर दिया है और इस स्ट्रक्चर में आपको नाम बताना है कि कौन से स्ट्रक्चर का क्या नाम है। थर्ड वन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है और उस स्ट्रक्चर का आपको नाम बताना है कि कौन कौन सा इसका नाम होगा। तो चलिए, ये आपका है ए, ठीक है, ये आपका है ए, ये ए है, और ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। हाँ जी, तो देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, हाँ जी, ऑप्शन दिया है, कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी आर सिलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन। ए है वॉस डिफरेंस, बी है सेमिनिफरल सेमिनल वेसिकल, सी है प्रोस्टेट, और डी है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स। तो चलिए, इसमें इधर हम पहले आपको बता देते हैं क्या क्या होगा, उसकी बाद फिर हम आप बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे ये है, हाँ जी, सबसे पहले जो बना है ए, इस ए का जो होगा ये होगा वॉस डिफरेंस। ए क्या होगा, ए होगा वॉस डिफरेंस, ए होगा आपका वॉस डिफरेंस, ए होगा वॉस डिफरेंस। जो बी ऑप्शन है आपका, बी वाला ये जो दिख रहा है ये आपका क्या होगा, तो बी आपका सेमाइनल वेसाइकल हो जाएगा। ये है आपका सेमाइनल वेसाइकल, ये आपका सेमाइनल वेसाइकल हो जाएगा। जो आपका सी दिख रहा है, सी, या ये देखिए सी, सी जो है आपका वो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड जो डी वाला हो जाएगा, यहां पे एक और ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड का नाम होता है, हाँ जी, यहां पे एक और ग्लैंड पाई जाती है और उस ग्लैंड का नाम होता है, हाँ जी, उस ग्लैंड का नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उस ग्लैंड का नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये काउपर्स ग्लैंड्स क्या करती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। तो पहला जो था वो वास डिफरेंस था, दूसरा जो था बी नंबर वो सेमाइनल वेसाइकल था, सी नंबर प्रोस्टेट था, और चौथा नंबर जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड हो गया। अब फोर्थ बिल्कुल उसी तरह का आंसर है, क्वेश्चन है, देखते हैं फोर्थ में क्या क्या ऑप्शन है। तो फोर्थ का हम थोड़ा सा एक अलग से आपको स्ट्रक्चर बताना चाहेंगे। देखिए, जो टेस्टिस होता है, ठीक है, अगर टेस्टिस में हम स्ट्रक्चर वाइज आपको बात करें तो अभी वहीं पे आते हैं। सबसे पहले एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर है टेस्टिस का, टीएस ऑफ टेस्टिस, किसका, टीएस ऑफ टेस्टिस, हाँ जी, टीएस ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की अगर टीएस टीएस हम काटें तो उसमें क्या होता है, ढेर सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एक टेस्टिस में लगभग 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ढेर सारे नहीं, तीन तीन, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर तीन तीन ठीक है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कुछ तीन तीन नए स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ जी, उसके बाद जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। इस सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चल करके एक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चल करके एक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है रेटेटेस्टिस। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है रेटेटेस्टिस। ये रेटेटेस्टिस जो होता है आगे चल करके एक और स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है वास इफरेंस। इसका नाम होता है वास इफरेंसिया। वास इफरेंसिया, ये वास इफरेंसिया आगे चल करके एक और स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है और इस स्ट्रक्चर का बच्चा नाम होता है इपिडिडाइमिस। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस, ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर का नाम होता है इपिडिडाइमिस। और ये जो इपिडिडाइमस है, इपिडिडाइमिस आगे चल करके एक और स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। कुल मिलाकर के इतने आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं ये, ठीक है। और कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला होगा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दूसरा आपका होगा रेटेटेस्टिस, तीसरा आपका होगा वास इफरेंसिया, चौथा आपका होगा इपिडिडाइमिस और पांचवा होगा आपका वास डिफरेंस। ये 5 स्ट्रक्चर जो होते हैं बिल्कुल आपको लाइन से याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है किससे जुड़ा होता है। अगर आप इन सभी स्ट्रक्चर को लाइन से याद रखते हैं, ठीक है, तो इससे आपका फायदा ये होने वाला है कि एक नया क्वेश्चन बनता है कि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां तक होता है। तो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो आप याद रखना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से फिर वास इफरेंसिया, वास इफरेंस से फिर इपिडिडाइमस और इपिडिडाइमस से फिर वास डिफरेंस। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम बात कर लें इस स्ट्रक्चर की बात, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंतर्गत, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कुछ और अलग से बताते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ही स्ट्रक्चर बना है। कैसे बना है चलिए देखते हैं। ये आपको उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे आते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तीन तीन कुछ इस तरह बने थे, उसका हम लोग टीएस बनाते हैं। तो उसका अगर हम टीएस कुछ इस तरह बनाएंगे तो उसमें 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे इस तरह, और ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरह अरेंजमेंट होंगे जो कि आपके सामने बना है। थोड़ा एक हम और इजी वे में स्ट्रक्चर आपको बना करके सिखा रहे हैं कि किस तरह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये 3 हमने बोला था टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसमें क्या होता है, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं और उन 2 तरह की सेल्स का नाम क्या होता है। जो 2 तरह की सेल्स पाई जाती है उन 2 तरह की सेल्स का नाम क्या होता है। एक जो सेल्स होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, वो स्पर्म को बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरी एक सेल होती है जिसका नाम होता है सर्टोली सेल। जो सर्टोली सेल होती है वो किसके लिए काम होती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसका न्यूट्रिशन करती है, न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को। न्यूट्रिशन किसको देती है, स्पर्म को। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बने हैं इसमें है क्या, अभी और आ गया जी, अभी पूरी चीज उसमें नहीं है। इसी में कुछ छोटी छोटी सेल्स और पाई जाती हैं, इसी में छोटी छोटी सेल्स कुछ और पाई जाती हैं। इन छोटी सेल का नाम होता है लीडिग सेल। इस छोटी सेल का नाम होता है लीडिग सेल। और लीडिग सेल का काम क्या होता है, ये मेल हार्मोन्स को निकालती हैं। जो लीडिंग सेल होती है मेल हार्मोन्स को निकालती हैं, जिसका नाम होता है बच्चा एंड्रोजन। जिसका नाम क्या होता है, एंड्रोजन। और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड।
उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड। ये है इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड। इंटरस्टिशियल टिश्यू भरा होता है। अब आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। अब आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी कि क्या क्या कहाँ पे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर जो है ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5 नंबर शायद है, ठीक है। तो इसमें आपको कहानी पूरी समझ में आई होगी कहाँ पे क्या होता है। हाँ जी, आते हैं देखते हैं। ये आपने पूरा समझ लिया, ठीक है। तो इसमें आपने समझ लिया कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का काम स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सर्टोली सेल्स का जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। लीडिंग सेल पाई जाती है, एंड्रोजन को सिक्रेट करती है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। अब क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है भाई। 4 नंबर में ऑप्शन देख लेते हैं। ये है कह रहा ए डी, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल और स्पर्म, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चा, इसमें आपको ऑप्शन इस तरह मिलेंगे कि सबसे पहले आपको बताना है सर्टोली सेल्स कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया कौन सी है, ठीक है। और जो वर्ड बताए हैं इंटरस्टिशियल सेल्स टिश्यू कौन से हैं, लीडिंग सेल्स कौन सी है। तो कुछ इस तरह के आपको ऑप्शन बताना है। हाँ जी, तो चलिए 4 का जो आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं भाई। ऑप्शन हमको नीचे तक पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, ऑप्शन हमको इसमें नीचे तक पढ़ना पड़ेगा। चलो खैर, ऑप्शन नीचे तक ना पढ़ना पड़े इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फुल में कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बढ़िया दिखेगा, उम्मीद करते हैं। तो देखो ए वाला जो है, ए क्या है, ए यहाँ पे बात कर लेते हैं ए। तो ए आपका है सर्टोली सेल। बी की बात कर ले तो बी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ए है आपका सर्टोली सेल, बी है स्पर्मेटोगोनिया। सी जो आपका है ये देखो बाहर जो बना था ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। और डी वाला ये जो छोटे छोटे बने इसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। तो ए आपका हो गया सर्टोली सेल्स, बी आपका हो गया स्पर्मेटोगोनिया, सी आपका हो गया इंटरस्टिशियल सेल और डी आपका हो गया स्पर्म। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है स्तनधारी वर्षण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस। मैमेलियन टेस्टिस बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। मैमेलियन टेस्टिस कह रहा है ग्रेफियन फॉलिकल, सर्टोली सेल्स, लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स तो पाई जाती हैं, देखो लीडिक सेल पाई जाती है, सर्टोली सेल पाई जाती है, लेकिन ग्रेफियन फॉलिकल ओवरी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ओवरी में पाया जाता है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा कह रहा है फिर इसमें ग्रेफियन फॉलिकल आ गया, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। तीसरा कह रहा है सर्टोली सेल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, लीडिंग सेल, ये आपको दिख रहा है। तो ये आपको किसमें दिख रहा है, टेस्टिस में। तो वही क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस। मैमेलियन टेस्टिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको लेकर के ये क्वेश्चन बनाया गया था। चलिए देखते हैं। तो उसमें हमने बताया कि ग्रेफियन फॉलिकल इसमें होता नहीं, क्या क्या चीजें होती हैं, और वो आप इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में देख भी चुके हैं। हाँ जी, तो सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और लीडिक सेल्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं टेस्टिस में, बाकी स्ट्रक्चर टेस्टिस में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करा द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये अभी बता चुके हैं। जो न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं 3 तरह की हमने सेल बताया था। सबसे पहले हमने बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग मेल जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं, मेल जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या बनाता है, तो ये स्पर्म बनाता है। किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरी जो सेल्स इसके अंतर्गत पाई जाती है उसका नाम होता है बच्चा सर्टोली सेल्स। जो सर्टोली सेल्स होती है काहे के काम आती है, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो ये न्यूट्रिशन के लिए जिम्मेदार होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तीसरी जो सेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पाया जाता है या टिश्यू में पाया जाता है उसको हम लोग लीडिंग सेल के नाम से जानते हैं। जो लीडिंग सेल होती है उसका काम आप जानते हैं कि उसका काम क्या
क्या होता है, उसका काम होता है मेल मेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। बेसिकली मेन कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, तो एंड्रोजन, जिसकी वजह से मेल में दाढ़ी मोछे आती हैं। क्लियर। तो चलो न्यूट्रिटिव सेल की बात पूछा गया था, तो लीडिंग सेल तो है नहीं, आर्टिक फैलोपियन ट्यूब तो फॉलिकुलर सेल्स तो है नहीं, सर्टोली सेल्स ही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, सर्टोली सेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी 7 कह रहा है सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स नोन एज। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, सर्टोली सेल्स पिट्यूटरी हार्मोन्स के द्वारा जो रेगुलेट होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है। इसमें आपको ऑप्शन कई मिल जाते हैं। देखिए पहला है एलएच, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और ये फीमेल और मेल दोनों में वर्क करता है। ठीक है, चूंकि फीमेल की अगर बात कर ले तो वहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, 14वें दिन जब ओवा का निकलना होता है उस दिन ये काम करता है। इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बोलते हैं, ये काम नहीं करता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिट्यूटरी का हार्मोन्स है, पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन्स है। और कौन सी पिट्यूटरी से निकलता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। दो तरह की पिट्यूटरी होती है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और एक पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला जो हार्मोन जिसको हम लोग एफएसएच बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बच्चा फॉलिकुलर या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। फुल फॉर्म भी याद रखना आप लोग। ठीक है, ये क्या करता है, ये सर्टोल से रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। बढ़िया, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, अगला 8 नंबर कर, इफ फॉर सम रीजन द वास इफ्रेंसिया इन ह्यूमंस रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड द गैमीट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। आपको पता है, देखिए एक हम बता देते हैं होता क्या है। सबसे पहले जो होता है, सबसे पहला जो पोर्शन होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म चलेगा, रेटे टेस्टिस के पास पहुंचेगा, रेटे टेस्टिस से स्पर्म चलेगा, किसके पास पहुंचेगा, वास इफ्रेंसिया के पास पहुंचेगा। किसके पास, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया से स्पर्म चलेगा, इपिडिडाइमस के पास पहुंचेगा। किसके पास, इपिडिडाइमस के पास पहुंचेगा। अब यहीं से फिर इपिडिडाइमस से चलेगा, फिर किसके पास, वास डिफरेंस के पास पहुंचेगा। वास डिफरेंसिया या वास डिफरेंस के पास पहुंचेगा। वास डिफरेंस के बाद इजाकुलेटरी डक्ट के पास पहुंचेगा। ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट के पास पहुंचेगा। तो चलिए बात करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर वास इफ्रेंसिया को ब्लॉक कर दिया जाए, वास इफ्रेंसिया को अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा, द गैमीट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। तो गैमीट कहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो कहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इसको ब्लॉक कर दिया है तो आगे वाला पोर्शन ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मतलब इपिडिडाइमस को नहीं पहुंच पाएगा। मतलब कहां नहीं पहुंच पाएगा, इपिडिडाइमस टू द वास डिफरेंस, टेस्टिस टू इपिडिडाइमस। मतलब किसकी बात कही जा रही है, टेस्टिस से इपिडिडाइमस के बीच ये स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन फिर वही स्ट्रक्चर वाइज है, स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी कितने लोग जुड़े हैं, कई लोग जुड़ चुके हैं। 9 नंबर स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन है, देखते हैं 9 नंबर का क्या है। Read the following statement about the given diagram carefully and state which of them are correct। इसमें आपको बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। तो इसमें थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएंगे, क्योंकि ऊपर बढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा। हाँ जी, पहला कह रहा है ए कैरीज यू, ए वाला ये कह रहा है ए तो ये बात हो गई। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ए कैरीज यूरिन एंड स्पर्म, सिर्फ ये क्या कर रहा है, ये जो है ये यूरेथ्रा है, ये क्या है, वास डिफरेंस है। ये क्या है, वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस है। तो वास डिफरेंस जो होता है सिर्फ स्पर्म को करता है, ये गलत हो गया। हाँ जी, ये गलत हो गया।
ये कह रहा है दोनों को कैरी करता है, दोनों को नहीं सिर्फ एक को कैरी करता है। किसको एक को कैरी करता है? वो भी स्पर्म को, है ना, यूरिन को कैरी नहीं करता है। नेक्स्ट वन कह रहा है बी सिक्रेट अ फ्लूइड। बी क्या है भाई? ए प्रोस्टेट है, बी है प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट क्या करता है? सिक्रेट अ फ्लूइड दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये भी सही है, ठीक है, ये भी ये भी सही है, हाँ जी ये सही है। डी है, अगला कह रहा है डी, डी ये हो गया, ये तो टेस्टिस है, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन बट नॉट स्पर्म। हाँ जी, टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है लेकिन स्पर्म नहीं, गलत है, क्योंकि टेस्टिस जो होता है दोनों चीज सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरॉन और स्पर्म दोनों को करता है। और सी कह रहा है स्टोर स्पर्म। सी, हाँ जी बिल्कुल, ये क्या होता है? देखो कापुट एपिडेर्मिस और कार्डा एपिडेर्मिस होता है, हाँ जी, तो ये क्या है? एपिडेर्मिस के पोर्शन होते हैं, ये स्पर्म को स्टोर करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो सही हमने कितने बताए? 2 सही बताए। कौन कौन से? एक दूसरा सही बताया और एक चौथा सही बताया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। द हेड ऑफ द एपिडिडाइमस एट द हेड ऑफ द टेस्टिकल। वही अभी बात आ गई कि हमने अभी बताया था कापुट एपिडिडाइमस और कार्डा एपिडिडाइमस, ठीक है, कापुट एपिडिडाइमस और कार्डा एपिडिडाइमस। तो फटाक से जल्दी जल्दी बताइए कि कापुट एपिडिडाइमस, इसमें आंसर क्या सही होगा? हाँ जी फटाफट। सी, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का जो आंसर वो सही हो जाएगा, वो सी आंसर सही हो जाएगा। 1 नंबर का तुरंत ही ऐसे ही बता सकते थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं, 11। ये भी बिल्कुल अभी जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हमने बताया था बिल्कुल उसी पे बेस है, बिल्कुल उसी पे बेस है। 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे और इधर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम एक बार बता चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, हाँ जी 11। चलो फटाक से बताते हैं 11 का। 11, हाँ जी, हाँ अच्छा मिलाना है। तो कापुट इपिडिडाइमस, ठीक है, कापुट इपिडिडाइमस सब में तो नेमिंग वर्ड ही है 1 3 4, ये तो ऐसे है 10 है। अच्छा उससे मिलाना है, हाँ ये बात सही है। अभी देखते हैं फटाक से, बस 1 मिनट। ए का पहला हो जाएगा ए, ये कापुट इपिडिडाइमस है, चलिए नाम लिखते हैं, ये कापुट इपिडिडाइमिस है, ठीक है, ये कापुट इपिडिडाइमिस है। बी का, 1 मिनट, ए कापुट इपिडिडाइमिस है, ठीक है। बी क्या है? तो बी जो है आपका वो है वास इफरेंसिया, ये जानते हो, ये वास इफरेंसिया है। सी देखते हैं क्या है? सी, जो सी है वो क्या है? सी जो है वो आपका वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस है। और उसके बाद फिर जो डी है आपका, डी है, डी आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। डी आपका कौन सा है? 1 मिनट, बस 1 मिनट, क्या क्या है अभी यही देख कर बताते हैं। क्वेश्चन का अरेंजमेंट थोड़ा सा इधर हमको देखना पड़ेगा, हाँ जी कुछ ऐसे। 1 मिनट बस, एक को हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, बस सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अब चलिए बात करते हैं। तो देखो ए जो है ये क्या है? तो ए है आपका कापुट इपिडिडाइमस, कापुट इपिडिडाइमस, ठीक है। बी आपका क्या है? बी आपका वास इफरेंस है, वास इफरेंस है। सी आपका क्या है? सी आपका जो है रेटे टेस्टिस है, ये देखो हम बताए थे रेटे टेस्टिस है, ठीक है। और इसके बाद जो डी है आपका, डी तो आप जानते ही क्या है, डी आपका वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस है। ये तो इपिडिडाइमस है, आपको पता है ई वाला क्या होगा, ई आपका इपिडिडाइमस है, हाँ जी, ई आपका इपिडिडाइमस है, ई आपका इपिडिडाइमस है। 1 मिनट बच्चा, ई आपका इपिडिडाइमस है। नेक्स्ट वन, अगला, ई आपका इपिडिडाइमस है और एफ आपका क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, एफ आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। और जी आपका क्या है? तो जो बचा है वही जी हो जाएगा, और जी आपका जो है वो आपका क्या है?
जी आप जानते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद क्या होता है, जिसमें ढेर सारे वो लगे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको मिलेगा वो आपका सही आंसर मिलेगा, वो आपको सही आंसर मिलेगा सी नंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी बड़े हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, क्लास सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, सेमाइनल प्लाज्मा किससे रिच होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाक से। 12 नंबर, जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट वन, अगला 13, करा a sex gland which contribute fluid containing sugar fructose that provide spermatozoa energy for swimming and hormones prostaglandins that stimulate contraction in the female reproductive tract to add sperm ovum interaction is। ठीक, बहुत बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। ये क्वेश्चन देख लिए, एक सेक्स ग्लैंड है जो कि क्या करती है, जिसकी में क्या क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज युक्त द्रव का योगदान करती है, जिससे शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, और हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन जो शुक्राणु अंडाणु संपर्क में रहता है के लिए महिला प्रजनन पथ में संकुचन को उत्तेजित करता है, वह है काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसल और प्रीप्यूसियल ग्लैंड्स होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो याद रखना सेमाइनल वेसाइकल्स होता है। ये क्या आंसर होगा, सेमाइनल वेसाइकल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रोस्टेट ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पाई जाती है। सबसे पहले तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में पाई जाती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लामेशन प्रोस्टाइटिस कहलाता है। कहां पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कहां पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ जी, एएनएस आंसर बी, आंसर सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पाई जाती है, सेमाइनल वेसाइकल। तो इसका आंसर जो सही आंसर हो जाएगा वो सेमाइनल वेसिकल हो जाएगा, इसके नीचे पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे अगर क्या पाया जाता है तो आप जानते हो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है। सबसे पहले बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर ऊपर सेमाइनल वेसिकल। इस तरह 3 का लोकेशन होता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, करा द फंक्शन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड के स्राव का कार्य क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड के स्राव का कार्य क्या है। ठीक, फटाफट बताइए। याद रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड के स्राव का कार्य होता है स्टिमुलेट स्पर्म एक्टिविटी, मतलब शुक्राणु गतिविधि को उत्तेजित करना। ये सीधा एक लाइन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आते हैं, अगला, द फंक्शन ऑफ सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाँ जी, स्ट्रक्चर बना है मैच, इसमें भी उसी तरह मैच कॉलम करना है भाई। ये भी स्ट्रक्चर बना है, इसमें भी उसी तरह कॉलम करना है। थोड़ा सा और ऊपर, ये देखिए, अब इसमें आपको चारों ऑप्शन भी दिख जाएंगे और क्या है वो भी दिख जाएगा ये पूरा। हाँ जी, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल आपको उसी तरह दिख जाएगा। हाँ जी, देखो फटाफट बताते हैं जल्दी से। हाँ जी, ए प्रोड्यूस स्पर्म, तो देखिए ये क्या बना है, ये क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। बी क्या है, बी क्या है, बी का आपका सेकंड हो जाएगा कंडक्ट द स्पर्म थ्रू द पेनिस टू आउटसाइड द बॉडी, ये भी सही है। सी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहा है, सी का जो है पहला है ए का, ए फर्स्ट टू जी, ए टू जी। अच्छा ये तो ए हो गया, पहले का जी, हाँ पहले का जी, प्रोड्यूस स्पर्म, टेस्टिस, ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस क्या करती है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। 2 का ई, 2 का ई देख लेते हैं। ई नंबर क्या है, ई, ये यूरेथ्रा है, और ये क्या करता है, स्पर्म को जो पेनिस से आउटसाइड बॉडी से निकालता है, स्पर्म को कंडक्ट करता है और पेनिस से उसको बाहर निकालता है। बहुत बढ़िया। थर्ड का ए, तो थर्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड। ए, ये देखो सेमाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है क्योंकि सेमाइनल वेसिकल्स है ये। ठीक है, और थर्ड में एसीडी, थर्ड में एसीडी, थर्ड एसीडी, ए और सी और डी देखते हैं, प्रोड्यूस सेमाइनल फ्लूइड।
सेमिनल फ्लूइड कौन कौन प्रोड्यूस करता है? ए भी प्रोड्यूस करता है, सी भी प्रोड्यूस करता है और डी भी, क्योंकि सेमिनल फ्लूइड यहां से आकर के यहां तक आता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, कनेक्ट्स द एपिडेमस विद द यूथ्रा, तो फोर्थ का बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी नंबर हो जाएगा। ये क्या है? ये है क्या? फोर्थ का बी। ये है क्या? कनेक्ट द एपिडेमस विद द यूरेथ्रा। ये एपिडेडाइमस है और किससे कनेक्ट होता है? यूरेथ्रा से कनेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला। हाँ जी, ये भी एक स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा है। ये देखिए, ये भी स्ट्रक्चर बना है और स्ट्रक्चर बस सिर्फ आपको याद रखना है। ये तो आप प्रैक्टिस से ही बार बार सीख सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर किस में होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर के नाम बताने हैं। ठीक है, फटाफट इसको भी बता देते हैं। हाँ जी, देखिए, ए जो है ये सर्विक्स है। ए क्या है? सर्विक्स है, ये सर्विक्स है। ठीक है, बी क्या है? कहा गया बी? बी ये वेजाइना है। बी जो है वेजाइना है। ठीक है, सी क्या है? ए सर्विक्स है, बी वेजाइना, सी यूट्रस है। सी कहा गया? ए बी सी तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। ई दोनों हो गया वहां पे। सी यूट्रस है, सी जो है यूट्रस है, और डी जो है यूरिनरी ब्लैडर है। डी यूरिनरी ब्लैडर है। चलो इसको डी मान लेते, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सी है। ठीक है, और उसके बाद ई नंबर क्लाइटोरिस है। डी ये है, डी यूरिनरी ब्लैडर है। ई नंबर क्लाइटोरिस ये है, ये क्लाइटोरिस है, वो सी है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वन, एफ, ई वेजाइनल ओरिफाइस है, और एक मिनट, ई क्लाइटोरिस है और एफ वेजाइनल ओरिफाइस। एफ वेजाइनल ओरिफाइस है, ई क्लाइटोरिस है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला। फिर वही स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन। स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन क्या है? 18। हाँ जी, देखो इसमें भी ए आपका ये सर्विक्स है। ठीक है, ए क्या है? सर्विक्स है। बी यूटेराइन कैविटी है। बी यूटेराइन कैविटी है जहां पे फीटस या जहां पे एम्ब्रियो रुकता है। सी फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है। और डी ओवरी है। डी जो है यहाँ पे ओवरी होती है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? सर्विक्स, यूटेराइन कैविटी, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। ये इसका आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला। फिर स्ट्रक्चर, बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर है इसमें। हाँ जी, ये कौन सा क्वेश्चन है? 19 नंबर क्वेश्चन। ये भी स्ट्रक्चर इसमें देख लिए। इसमें सबके नाम ही बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन में सबके नाम ही बताना है। हाँ जी, तो 19 जो आंसर होगा इसमें क्या है? देखिए, ये इनफंडिबुलम है। थर्ड नंबर इनफंडिबुलम है, फोर्थ नंबर फिम्बरी है, और फिफ्थ नंबर सर्विक्स है। ठीक है, ये है। थर्ड है इनफंडिबुलम, फोर्थ है फिम्बरी, और फिफ्थ नंबर सर्विक्स। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नाम तो ढेर सारे दिए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम पूछे हैं, वही आपको बताने हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या है दिया गया चित्र? द गिवन फिगर शो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच वॉल ऑफ द यूट्रस ए बी और सी स्लप्स ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हाँ जी, तो देखो याद रखना है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान कौन सी वॉल टूटती है, टूटने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। जब 1 से 5 दिन की ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन में, तो कौन सी वॉल टूटती है? तो याद रखना है, इंडोमेट्रियम की वॉल टूटती है। और एंडोमेट्रियम जो इसमें दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? वो ए है। एंडोमेट्रियम क्या है? ए है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लोअर नैरो इंड ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। लोअर जो नैरो इंड होता है यूट्रस का, वो क्या कहलाता है? तो याद रखना, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो आपका सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स इसका आंसर सही हो जाएगा। 22 पे आ जाते हैं। 22, कह द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेरिया इंक्लूडिंग ओवरी, मेमरी ग्लैंड, मॉन्स पिबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। 22 का बताना है। देखो अब इसमें बताते हैं हम भाई,
सिलेक्ट द फीमेल एक्सटर्नल डेटा इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस होता है, क्लाइटोरिस होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया की बात कराई गई है, लेबिया मेजोरा होता है। ये एक्सटर्नल जेनाइटेरिया है जो कि बाहर से दिखे। हाँ जी, मेमरी ग्लैंड अंदर होती है, ओवरी भी अंदर होती है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अगला। बर्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड, जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है ये किस में पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। काउपर्स ग्लैंड किस में पाई जाती है? मेल में पाई जाती है। ये सिर्फ लुब्रिकेशन के लिए दोनों ग्लैंड्स यूज होती हैं, याद रखना, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड मेल में, बर्थोलिन ग्लैंड फीमेल में। तो 23 का जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा? ये किसमें? ऑन द ईदर साइड ऑफ वेजाइना इन द ह्यूमंस, ठीक है, वेजाइना के दोनों तरफ पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आ सेक्शन व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड शो। सेक्शन व्यू मेमोरी ग्लैंड में बताया गया है कि उसको क्या करना है। 24, हाँ जी करण, आ सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड शो निप्पल एरियोला, ठीक है, मेमोरी लोब, एरियोलर एंड डक्ट, ये भी सही है। एंटीबॉडीज, पेक्टोरलिस मेजर मसल, रिब्स होता है, एम्पुला, लेक्टिफर डक्स होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, चारों आंसर सही हैं। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। 1 2 एंड 4, डी 1 2, एक मिनट, 1 2 एंड 4। अच्छा, एंटीबॉडीज इसमें लिखा, वेरी गुड वेरी गुड, इसमें एंटीबॉडीज लिखा है। हाँ, ये हम ध्यान ही नहीं दिए। इसमें क्या लिखा है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज से कोई मतलब ही नहीं है। नेपल एरियोला, और ये क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मिल्क सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई, मतलब आपको रास्ता बताना है मिल्क कहां से जाएगा और कहां से कहां तक पहुंचेगा। तो पहला है, और उसके ऑप्शन दिए हैं, देखो, रिएक्ट निपल्स थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट एल हो गया, मेमरी डक्ट एम हो गया, मेमरी ट्यूब्यूल्स टी हो गया, और मेमरी एम्पुला ए हो गया। तो किससे थ्रू जाएगा? तो याद रखना, ये सबसे पहले मेमरी ट्यूब्यूल्स होंगे। सबसे पहले क्या होंगे? मेमरी ट्यूब्यूल्स होंगे, मतलब सबसे पहले टी हो जाएगा। फिर उसके बाद मेमरी डक्ट मिलेंगी आपको, एम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेंगे? लैक्टिफेरस डक्ट मिलेंगे, मतलब आपका नहीं, लैक्टिफेरस डक्ट नहीं होगा, उससे उसके बाद आपको क्या मिलेगा? उसके बाद मेमरी एम्पुला मिलेगा, ए हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको एल मिलेगा, लैक्टिफेरस डक्ट मिलेगा। तो टी एम ए एल हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बराबर लगाइए, एग्जाम आपका नजदीक है और इसमें से उम्मीद करते हैं काफी क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। बने रहिए ग्रेड प्लस एकेडमी पर। थैंक यू सो मच। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में आपके मेंडेलियन जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल जेनेटिक्स भी होती है। तो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उससे कुछ क्वेश्चन हैं और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और आपको आज इंटरेस्ट आने वाला है क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। हाँ जी, चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, ठीक है, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड। इधर कह रहा है F1 का समयुग्मी अप्रभावी माता पिता से संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चलिए देखते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको।
हाँ जी, देखिए, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। हाँ जी, देखिए, अगर हम बात करें एक टाल प्लांट का क्रॉस अगर हम एक ड्वार्फ प्लांट से कराते हैं, ठीक है, ये टाल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, ये लंबे तने वाला पौधा है और ये बौने तने वाला पौधा है। इनका अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हमें जो F1 जनरेशन में जो पौधा मिलता है या पहली पीढ़ी में जो पौधा मिलता है वो कैसा मिलता है, हाइब्रिड मिलता है। और ये कौन सी पीढ़ी है, F1 जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी है। क्लियर। अगर हम टाल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट वाले पौधे से कराते हैं, ठीक है, तो हमको जो प्रोजनी मिलती है, जो पौधे मिलते हैं, वो सभी टाल प्लांट वाले पौधे मिलते हैं। क्लियर। हाँ जी, वो सभी कैसे पौधे मिलते हैं, टाल प्लांट वाले मिलते हैं। अब ये कह क्या कर रहा है, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। तो पहले हम एक बात बताना चाहेंगे, हम ये कह रहे हैं कि ये F1 पीढ़ी है, ठीक है, इसका अगर हम इससे क्रॉस कराएंगे, इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्लियर। हाँ जी, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। और दूसरा जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है, इसको बोलेंगे, ये क्या है, होमोजाइगस होमोजाइगस रिसेसिव। ये होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। और ये हेटेरोजाइगस है, ये कैसा है, हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है। और इसको हम लोग हाइब्रिड के नाम से भी जानते हैं, ये हेटेरोजाइगस भी है और हाइब्रिड भी है। तो अगर हम इस F1 वाले पौधे का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ कराएंगे, ठीक है, तो ये जो क्रॉस कहलाएगा, इस क्रॉस को हम लोग क्या नाम देंगे, बैक क्रॉस नाम देंगे। इस क्रॉस को बैक क्रॉस कहेंगे। इसी तरह हेटेरोजाइगस हाइब्रिड वाले का अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, तो ये जो पौधा होगा, ये भी कौन सा क्रॉस होगा, बैक क्रॉस होगा। इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे, बैक क्रॉस नाम देंगे। क्लियर। दोनों बैक क्रॉस है, बट होता क्या है, नाम बदल जाता है उनका। कैसे नाम बदलता है ये देखिए। अगर हम हेटेरोजाइगस क्रॉस हेटेरोजाइगस प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ कराते हैं, तो इसका नाम हो जाता है बैक क्रॉस, सॉरी, इसका नाम हो जाता है, ये बैक क्रॉस है, वो भी बैक क्रॉस है, ठीक है। अगर बैक क्रॉस का मतलब है हेटेरोजाइगस का होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ अगर हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं आउट क्रॉस। उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, आउट क्रॉस। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक पौधा है हेटेरोजाइगस, उसका क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ कराते हैं, तो उसका नाम क्या देते हैं, ये होता है आउट क्रॉस। अगर हेटेरोजाइगस प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कराया गया है, तो इसका नाम होगा टेस्ट क्रॉस। इसका नाम क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। इसका नाम होगा टेस्ट क्रॉस। क्लियर। दोनों ध्यान से समझना। अगर F1 पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी के पौधों का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाया जाए, तो उसको हम लोग नाम देंगे टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी के पौधों का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ कराया जाए, तो उसका हम लोग नाम देंगे आउट क्रॉस। दोनों नाम आपको याद रखना है, क्या होता है टेस्ट क्रॉस और क्या होता है आउट क्रॉस। क्लियर। तो आउट क्रॉस भी आपके सामने क्लियर है और टेस्ट क्रॉस भी आपके सामने क्लियर है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और आउट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस ये होता है कि अगर हम हेटेरोजाइगस का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव के साथ कराते हैं, तो वो क्रॉस होगा टेस्ट क्रॉस। अगर हम हेटेरोजाइगस का क्रॉस
होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ कराते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटक्रॉस। अच्छा, ये टेस्ट क्रॉस होता क्यों है? टेस्ट क्रॉस होता क्यों है? ये इसलिए क्रॉस कराया जाता है ताकि कोई भी प्लांट है उसका हम जीनोटाइप पता कर सके। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। टेस्ट क्रॉस किस लिए कराया जाता है? टेस्ट क्रॉस किसी भी प्लांट का जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। किसी भी प्लांट का जीनोटाइप को पता करने के लिए कौन सा क्रॉस कराया जाता है? टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा था क्रॉसिंग ऑफ F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। F1 का क्रॉस किसके साथ किया गया है? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ आपके सामने है। F1 ये है, इसका क्रॉस किसके साथ किया गया है? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो ये कौन सा क्रॉस होगा? ये टेस्ट क्रॉस होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस है, जिसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। यहीं पे अगर कहता द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू होमोजाइगस डोमिनेंट, तो आप कौन सा आंसर लगाते? तो आप आंसर लगाते बैक क्रॉस। क्लियर? तो ये आपका जो है क्वेश्चन जो है कह रहा है द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। क्लियर? याद रखना, जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं उनमें जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो बराबर होता है, और वो होता है 1:1। कितना होता है? 1:1। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि टेस्ट क्रॉस का जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अभी क्वेश्चन आते जाएंगे, उसी हिसाब से हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन। अभी हम जस्ट ही बताएं, टेस्ट क्रॉस को हम परीक्षण क्रॉस का उपयोग या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। टेस्ट क्रॉस किसके लिए किया जाता है? तो हमने बताया था किसी भी प्लांट का अगर जीनोटाइप पता करना हो तो टेस्ट क्रॉस आप करा सकते हैं। किसी भी प्लांट का अगर जीनोटाइप पता करना हो कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो आप क्या करा सकते हैं? टेस्ट क्रॉस करा सकते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। पौधे का जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। क्लियर? हाँ जी, जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। फिर वही क्वेश्चन आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है मोनोहाइब्रिड परीक्षण क्रॉस अनुपात क्या? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड का जो टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:1। क्या होता है? 1:1। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होता है? 1:1 होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द क्रॉस इन विच पेरेंट डिफर इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, द क्रॉस इन विच पेरेंट डिफर इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। टू पेयर की बात की जा रही है। अगर वन पेयर होता तो देखिए, अगर कहीं भी वन पेयर की बात हो रही है, वन पेयर, तो वन पेयर का मतलब क्या हो जाएगा कि लंबा तना लाल पुष्प। ठीक है, ये एक करेक्टर हो गया, उसके अंदर लंबा तना लाल पुष्प, ये दो पेयर हो गए। ठीक है, और यहाँ टू पेयर की बात की जा रही कंट्रास्टिंग करेक्टर की, तो टू पेयर बताता है डाई हाइब्रिड। अगर सिंगल करेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जाता है तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। अगर दो करेक्टर को लेकर के कराया जाए तो वो डाई हाइब्रिड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। कह रहा है वह क्रॉस जिसमें माता पिता दो विपरीत लक्षणों के जोड़े में अलग अलग लक्षण, जैसे मान लीजिए हम बता दिए कि अलग अलग लक्षण से माता पिता के हो गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? जैसे मान लीजिए मेंडल की बात करें तो मेंडल साहब ने जो करेक्टर दिए थे वो अलग 7 करेक्टर दिए थे, तो उसमें से किसी दो करेक्टर को लेकर के अगर क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे अगर हिंदी में शुद्ध बताएं तो लंबा तना लाल पुष्प, तना की हाइट एक करेक्टर हो गया, एक फ्लावर का कलर हो गया, तो लंबा तना लाल पुष्प।
पे। ये दो करेक्टर हैं, इन दो करेक्टर को लेकर के अगर क्रॉस कराया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या आंसर होगा इसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस ही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, अगला। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर वही फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशियो। देखो अब यहाँ पे अगर कराएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। किसी भी डाइहाइब्रिड क्लास का जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो आपको याद ही होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्लास का दोनों का लिख देते हैं। चलिए, अगर मोनोहाइब्रिड की बात करें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो। तो पहले मोनोहाइब्रिड का लिख देते हैं। क्लियर। अगर मोनोहाइब्रिड की हम जीनोटाइप की बात करें तो जो जीनोटाइप होता है वो कितना होता है और फिनोटाइप कितना होता है। ठीक है, देखो करा के दिखा देते हैं। कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर इनकी सेल्फिंग करा देंगे, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का फिर से क्रॉस करा देंगे तो कुछ इस तरह आएंगे। ये देखो कैपिटल टी यहाँ लिख दिए, स्मॉल टी यहाँ लिख दिए, कैपिटल टी यहाँ लिख दिए, स्मॉल टी यहाँ लिख दिए। ये कैपिटल टी आ गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और ये स्मॉल टी आ गया। तो जीनोटाइप क्या होता है, जीन का एक्सप्रेशन, जो जीन सामने लिखे होते हैं उनको जीनोटाइपिक बोलते हैं। जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी होती है, जो बाहर से दिखता है, उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जीन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आया, फिर स्मॉल टी आया। तो कैपिटल टी वाले आपको कितने दिख रहे हैं, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी आपको कितने दिख रहे हैं, 2। स्मॉल टी वाले आपको 1 दिख रहे हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो जो हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। फिनोटाइपिक बाहर से आपको कितने दिख रहे हैं, तो 1 2 3, 3 लंबे दिख रहे हैं और एक बौना दिख रहा है, तो फिनोटाइपिक रेशियो आपको कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्लियर, पक्का। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसी तरह डाइहाइब्रिड की बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो आपको पता है तो डाइहाइब्रिड का आसानी से निकाल सकते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड, ठीक है, ये कितना होता है, 1:2:1। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस का निकालना है जीनोटाइपिक रेशियो, तो कैसे निकालेंगे, 1:2:1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 1:2:1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए करते हैं, 1:2:1 इंटू में 1:2:1। इसका अगर इक्वल करेंगे तो एक बार इसका इससे पूरे से गुणा, एक बार इसका पूरे से गुणा, एक बार इसका पूरे से गुणे, तो 1:2 लिख ही देते हैं हम। 1:4:2:1:2:1। ये डाइहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, डाइहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो है। 1 का 1 से मल्टीप्लाई किए, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, फिर 2 का किए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 का किए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1। ये हो गया डाइहाइब्रिड का जीनोटाइपिक। अब डाइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक देख लेते हैं। डाइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, डाइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि मोनोहाइब्रिड का पता होना चाहिए, डाइहाइब्रिड का अपने आप निकल आएगा। तो इससे पहले हम मोनोहाइब्रिड का लिख दें। मोनोहाइब्रिड का, ठीक है, मोनोहाइब्रिड का क्या फिनोटाइपिक रेशियो, ये होता है 3:1। इसका कर देंगे स्क्वायर, तो डाइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 3:1 इंटू 3:1 इक्वल टू 9:3:3:1। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो 9:3:3:1। तो मोनोहाइब्रिड का और डाइहाइब्रिड का आप सब जान गए हैं। डाइहाइब्रिड क्लास का पूछा है तो फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड अनुपात क्या होगा, तो होगा 9:3:3:1, ये होगा। क्लियर। यही अगर जीनोटाइपिक पूछता तो जीनोटाइपिक आपका थोड़ा सा बड़ा है,
ये है 1:2:1:2:4:2:1:1 ये है आपका। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला फिर कह रहा है इन मेंडल डाइहाइब्रिड क्लास द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 फॉर अ सिंगल कैरेक्टर इज। आप देख लो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया गया है कि मेंडल के डाइहाइब्रिड क्लास में एकल वर्णक के लिए F2 का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। तो पहले दो कैरेक्टर लेंगे, कैसे देखिए, मान लो लंबा तना के लिए हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं, लंबे तने के लिए हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं, लाल पुष्प के लिए हम लोग कैपिटल आर लिखते हैं। दो कैरेक्टर होंगे तभी डाइहाइब्रिड क्रॉस होगा। इधर ले लेते, इसका क्रॉस कराते स्मॉल टी स्मॉल आर से। तो जब क्रॉस कराएंगे तो पहले जनरेशन में कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, और जितने भी पौधे पहली पीढ़ी में आएंगे वो सब लंबा तना लाल पुष्प वाले आएंगे। कैसे आएंगे, लंबा तना लाल पुष्प वाले आएंगे, सब लंबे तने लाल पुष्प वाले आएंगे। अब कह रहा है कि जो F1 मेंडल के डाइहाइब्रिड क्लास में एकल वर्णक के लिए F2 का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। F2 का फिनोटाइपिक अनुपात, अब इनका इन्हीं से क्रॉस करवा देंगे। तो अगर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर से करा देंगे तो इनके पहले बनेंगे गैमीट, और इसी गैमीट से क्वेश्चन निकल आएगा। 1 2 3 और 4 चार गैमीट बना दिए। कैसे, एक बार देखो गैमीट कैसे बनते हैं, एक बार इसका कैपिटल आर से कराएंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, फिर कैपिटल टी का स्मॉल आर से कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल टी का कैपिटल आर से कराएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल टी का स्मॉल आर से कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है, यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है। हाँ जी, मेंडल के डाइहाइब्रिड क्लास में एकल वर्ण के लिए F2 का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें से आपको क्या दिख रहा है, इसमें से आपको 1 2 3, ठीक है, तीन जो पौधे हैं वो मतलब डोमिनेंट वाले दिख रहे हैं, प्रभावी वाले दिख रहे हैं, मतलब कैपिटल इसमें भी है, कैपिटल इसमें भी है, कैपिटल इसमें भी है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 4 में से 3 पौधे जो हैं वो डोमिनेंट वाले हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बताएं तो ये लाल पुष्प वाला हो जाएगा, ये लंबे तने वाला हो जाएगा, और ये लंबा तना लाल पुष्प वाला हो जाएगा। क्लियर, लेकिन एक पौधा हमको दिख रहा है कि वो बौना तना, ठीक है, और सफेद पुष्प वाला है। ठीक है, बौना तना और सफेद पुष्प वाला है। तो ये 4 में से एक पौधा बौना तना सफेद पुष्प वाला है। फिनोटाइप ही पूछा गया था, तो फिनोटाइप इसका आ जाएगा 3:1, मतलब आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, 3:1 सही हो जाएगा। थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछा था लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के 3 लॉ होते हैं, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि हर एक जीन, हर एक एलील या हर एक कैरेक्टर स्वतंत्र हो जाता है अपने नए फिनोटाइप को बताने के लिए। हाँ जी, तो पहला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जब एक से अधिक जोड़े वर्ण एक साथ मौजूद होते हैं तो कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में मिश्रित हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है, यहाँ पे सही है। स्वतंत्र वर्गीकरण से भिन्नता आती है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि नए कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं। स्वतंत्र वर्गीकरण से पात्रों के लिए संयोजनों का निर्माण होता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला रहता है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। जैसे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है उसी तरह डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है। सेम डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो का जो भी होगा, ठीक है, वो क्या होगा 1:1:1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:1:1। याद रखना है आपको, चाहे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो पूछे चाहे डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो पूछे, आपको बताना है कि 1:1:1 ही ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर क्या सही है 1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है ईच गैमीट्स कैरी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर एक गैमीट प्रत्येक युग्मक क्या ले जाता है, तो प्रत्येक युग्मक क्या ले जाता है, ओनली वन ऑफ द एलील्स, प्रत्येक युग्मक सिर्फ एक ही एलील ले जाता है, ठीक है। देखो एलील्स में से केवल एक, चूंकि एलील्स क्या होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एलील्स होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ओनली वन ऑफ द एलील्स, ओनली वन ऑफ द एलील्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, फिर उसी तरह आ गया, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कहीं भी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलोमार्फ, या इसका दूसरा नाम एलील्स ही होता है, ठीक है। एलील्स कहो या एलिलोमार्फ कहो, ये क्या है, ये डिफिनीशन ही है जो कंट्रास्टिंग क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वो क्या होते हैं, एलिलोमार्फ होते हैं। और आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में जानते हैं, होमोजाइगस मतलब सेम तरह के अगर जीन मिल जाए, हेटेरोजाइगस मतलब अलग अलग तरह के जीन मिल जाए, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अगला कह रहा था बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट पेरेंट इज बाय क्रॉसिंग इज विद द हाइब्रिड दिस, हाँ बिल्कुल, ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल एक बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो कह रहा है कि बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा क्रॉस, जीनोटाइप को डिटरमाइन कराने के लिए कौन सा क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, या बैक क्रॉस कह सकते हो, आउट क्रॉस भी हो सकता है और टेस्ट क्रॉस भी हो सकता है, या बैक क्रॉस भी हो सकता है। क्लियर, अब देखते हैं, ये कह रहा है डोमिनेंट प्रेजेंट बाय द क्रॉसिंग, डोमिनेंट को किया गया है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने रिसेसिव से कराया था तो आंसर टेस्ट क्रॉस आया था, अब हम डोमिनेंट से करा रहे हैं तो आंसर आउट क्रॉस या बैक क्रॉस आएगा, उसको क्या बोलते हैं, आउट क्रॉस या बैक क्रॉस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आउट क्रॉस या बैक क्रॉस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देखो यहीं पे मिल गए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम लोग आउट क्रॉस बोलते हैं या बैक क्रॉस बोलते हैं, ये बैक क्रॉस इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द होमोजाइगस ऑफ एन इंडिविजुअल, होमोजाइगस, द बेस्ट मेथड टू द डिटरमाइन द होमोजाइगस ऑफ एन इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस ऑफ एन इंडिविजुअल्स, 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, ये भी उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, होमोजाइगस की बात कही जा रही, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, चलिए इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं आंसर, कह रहा है बैक क्रॉस, होमोजाइगस वही बैक क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करें, हाँ ऑल, अब अगला कह रहा है ऑल ऑफ दीस ओबेज मेंडल्स लॉ एक्सेप्ट, सिंपल सी बात, ये सीधी सी लाइन है, मेंडल लॉ जो है लिंकेज के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने लिंकेज उनके लॉ में फॉलो नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन है लिंकेज, मेंडल लॉ का एक्सेप्शन है, क्योंकि लिंकेज के बारे में मेंडल साहब नहीं जानते थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन अगला, the geometrical device that help to find out all the possible combination of male and female gamete is called, सीधी सी बात है, देखो बताते हैं इसके बारे में, कह रहा है वह ज्यामितीय उपकरण जो नर और मादा युग्मकों के सभी संभावित संयोजनों का पता लगाते हैं, मेंडल साहब ने यूज किया था, ठीक है, 16 खाने वाला, 4 खाने वाला, इसमें ही तो पता चलेगा कौन लंबा है कौन बौना है ना, या फिर अगर मेल फीमेल की बात कर ले, इसमें तो पता चलेगा कौन मेल है कौन फीमेल, या किसमें बीमारी कौन सी है, किसमें नहीं है, कौन कैरियर है, कौन जो है हीमोफिलिक है, तो इसके लिए क्या बनाए थे, पनेट स्क्वायर बनाए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पनेट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, पनेट स्क्वायर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइटल ऑफ मेंडल्स पेपर व्हाइल प्रेजेंटिंग एट ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1865, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1865 में ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तुत करते समय मेंडल के पेपर का शीर्षक क्या था। देखो मेंडल के बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। जो मेंडल साहब थे, ठीक है, वो क्या थे, वो एक फिलोसोफर थे, पादरी थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, वो पढ़ाई, जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, पढ़ने के बाद वो कहाँ गए थे, पढ़ने के बाद
वो शहर गए कमाने के लिए, चलो पढ़ाएंगे भाई, वहां पैसा वैसा कमाएंगे, लेकिन वहां पे तो मामला गड़बड़ हो गया। कैसे? वहां जब वो गए तो कई कॉलेज में अपना रिज्यूम दिया, और इनकी इतनी किस्मत खराब थी कि कहीं से भी कोई लेटर नहीं आया इनको पढ़ाने के लिए। फिर वहां से वो घर भाग आए। जब वो घर भाग आए तो अपने गार्डन में बैठे थे, सोच रहे थे, और वहां पे मटर के पौधे लगे हुए थे। तो जब मटर के पौधे लगे हुए थे, जिसका साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सटाइवम, साइंटिफिक नाम क्या होता है? पाइसम सटाइवम नाम होता है। तो वहां पे वो देखे कि मटर के पौधे में अलग अलग तरह के फ्लावर्स दिख रहे हैं, जैसे कुछ पर्पल फ्लावर्स दिख रहे हैं और कुछ व्हाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं। कुछ पौधों को उन्होंने ये देखा कुछ लंबे पौधे हैं, कुछ बौने पौधे हैं। कुछ उन्होंने ऐसा देखा कि कुछ में फली जो है सिकुड़ी हुई है और कुछ में फली बिल्कुल फ्लैट है। तो इस तरह उन्होंने 7 कैरेक्टर दिए, है ना। तो एक क्वेश्चन नया बन जाता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, जिसका नाम पाइसम सटाइवम होता है। उससे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक टाइटल 1865 में ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में प्रस्तुत करते समय मेंडल के पेपर का जो शीर्षक था, इनसे पीछे बहुत कहानी है। पहले एक छोटे से जर्नल में अपने जब ये करेक्टर को खोज लिए, मतलब जितने लॉज हैं ये लिख दिए, फिर एक छोटे से जर्नल में छपवाए, ठीक है। वो छोटा सा जर्नल उतना ज्यादा विख्यात नहीं था, इसलिए कई लोग नहीं जान पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेंडल की डेथ हो गई। इनकी डेथ के कई साल बाद 3 साइंटिस्ट आए, जैसे कॉल्स कॉरेंस आए थे, शेरमार्क आए थे, ह्यूगो डी ब्रीज साहब आए थे। इन्होंने फिर प्रयोग किया और प्रयोग के बाद वही देखा कि जो आज से 40 साल 50 साल पहले मेंडल साहब जो थे वो क्या कर गए थे, वो उनका रिजल्ट वही था। तो ये लोग ईमानदार साइंटिस्ट थे और ये लोग क्या किए, मेंडल के लॉ के नाम से ही उनको बड़े जर्नल में छपवाया और मेंडल को मतलब लोग जानने लगे, ठीक है। तो जो ये था उनका क्या था? उनका था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल साहब ने, इसलिए उनका एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, ये नहीं है कि सिर्फ पी प्लांट पे किए थे, है ना। जब एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे, जो पहली बार पब्लिश करवाए थे, तो उनका जो शीर्षक था वो क्या था? पादप संकरण में प्रयोग। उनका शीर्षक क्या था? पादप संकरण में प्रयोग उनका शीर्षक था। हाँ जी, पादप संकरण में प्रयोग उनका शीर्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग सेक्स इज डिटरमाइंड। ह्यूमन बीइंग सेक्स कब डिटरमाइन करता है? सबको पता है ह्यूमन बीइंग में सेक्स कब डिटरमाइन करता है। जाइगोट होता है, ओवा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं, स्पर्म होता है, जाइगोट नहीं होता है, स्पर्म होता है, ओवा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसी के बाद डिटरमाइन होता है। कब? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, ठीक है। हाँ, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, इसी समय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाणु के निषेचन के समय, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, सेक्स तभी डिटरमाइन हो जाता है। क्लियर? हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? हाँ, अंडाणु के निषेचन के समय। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन हाउ टू एलील्स ऑफ वन जीन सॉर्ट इन टू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल एलील्स ऑफ अदर जीन, क्या है? ऑफ अनदर जीन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बताता है कि एक जीन के एलील दूसरे जीन के एलील से स्वतंत्र रूप से युग्मक में कैसे क्रमबद्ध होते हैं? मेंडल का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नहीं, ये तो अलग हो जाता है। स्वतंत्र की बात आ गई तो मेंडल का थर्ड लॉ, स्वतंत्र अभ्युवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बताता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें है क्या? मेंडल सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और मेंडल का थर्ड लॉ है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? थर्ड होगा, ठीक है। मेंडल थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी में फ्रीली करेक्टर जो है, इंडिपेंडेंटली जो करेक्टर है वो दूसरे जीन पे अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सटन और बॉवेरी साहब। ये आपको याद रखना है, सटन और बॉवेरी मतलब बोथ ए एंड बी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? तो सटन एंड बॉवेरी साहब ने दिया था। ये आपको याद रखना है, ऐसे कुछ नहीं याद रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है which of the following provides the best evidence that DNA is the genetic material? DNA जेनेटिक मटेरियल होता है,
ठीक है, ये सबसे पहले कौन सी थ्योरी बेस्ट, देखिए कई थ्योरी है लेकिन बेस्ट कौन एक्सप्लेन किया, तो जो बेस्ट एक्सप्लेन किया गया था वो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रयोग था, उसमें एक्सप्लेन किया गया था। इसका आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग हीट इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया। हीट इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया मतलब उष्मा निष्क्रिय बैक्टीरिया का उपयोग करके परिवर्तन करना ही क्या था, यही एक प्रयोग था जिसमें बताया गया था डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इसकी कहानी बड़ी है, इसकी कहानी क्लास में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है द क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड। क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं, एल्लोसोम्स कहलाते हैं, मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं या हेटेरोसिस कहलाते हैं। कुछ लोग जुड़े हैं, बताइए भाई क्या कहलाते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं तो क्या कहलाते हैं। ये तो बिल्कुल परिभाषा दी है इसमें, द क्रोमोसोमल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज कॉल्ड एल्लोसोम। ये बिल्कुल डिफिनीशन आपको याद रखनी है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्लोसोम्स बोलते हैं। ऑटोसोम्स आप लोग जानते हो, ऑटोसोम्स क्या होते हैं। ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम दो तरह से के पाए जाते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ऑटोसोम 21 मतलब अगर दो जोड़ी बता दे तो उसमें से 23 पेयर्स होते हैं ना, टोटल क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, तो ऑटोसोम तो इसमें हो नहीं सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा था क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा एल्लोसोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में 4 लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं। कितने, 4 लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं, ये आपको याद ही रखना है। ड्रोसोफिला में कितने, 4 लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, 4 लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला, अगला क्या कह रहा है, a female with XXX chromosomes will have the following number of bar bodies। याद रखना, जो ये एमनियोसेंटेसिस नहीं होती है, एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, 2 चीज पता लगाई जाती है। ठीक है, एक तो फीटस का सेक्स पता लगाया जाता है और दूसरा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पता लगाई जाती है। ठीक है, कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या है, उसको कहीं डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, उन सब का पता लगाया जाता है। और दूसरी क्या पता लगाया जाता है, दूसरा पता लगाया जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब फीमेल है या मेल। अगर बार बॉडी उसमें दिखती है तो इसका मतलब फीमेल है, अगर बार बॉडी नहीं दिखती तो इसका मतलब मेल है। और बार बॉडी कैसे पता लगाते हैं, तो इसके लिए बेटा इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 और n है क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो n कितने हैं, 4 हैं, तो 4 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो 3 आंसर सही हो जाएगा। 3 बार बॉडी पाई जाएंगी, याद रखना, बार बॉडी न्यूट्रोफिल को दर्शाती है। क्लियर, नेक्स्ट वन, अगला, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है बार बॉडीज आर फाउंड इन ह्यूमन आर एसोसिएटेड विद, हम बताए थे किससे, तो याद रखना फीमेल। बार बॉडी किसको एसोसिएट करती है, फीमेल को, हमेशा फीमेल, मेल है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम किसको दर्शाती है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम को बार बॉडी दर्शाती है। हाँ जी, किसको दर्शाती है, फीमेल को, ये फीमेल सेक्स क्रोमोसोम को दर्शाती है और किसको, न्यूट्रोफिल्स के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, द बार बॉडी ऑब्जर्व इन न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल, ये तो हम बता चुके हैं, किसके, न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल, ये याद रखना है, नॉट न्यूट्रोफिल्स ऑफ मेल, ओनली न्यूट्रोफिल्स ऑफ फीमेल्स। क्लियर, एंड लास्ट वन क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या है, इसलिए बताते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा था जीनोटाइप ऑफ अ बॉडी हैविंग सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ अ गर्ल। ठीक है, जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है एक लड़के के जीनोटाइप में एक लड़की के यौन लक्षण होते हैं, तो ये आपका होता है XXY, जिसको हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, XXY आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, XXY आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग किसके लिए जानते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए जानते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, और एग्जाम की डेट भी नजदीक है, आप ऐसे सीख सकते हैं, क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बने रहिए ग्रेट अकेडमी पर। थैंक यू सो मच।